गाजा, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का विवाद। गाजा, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का विवाद बहुत पुराना और जटिल है। इसकी शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। यहूदियों का मानना है कि इजराइल की भूमि पर उनका ऐतिहासिक और धार्मिक अधिकार है, जबकि फिलिस्तीनी लोग भी इस भूमि पर अपना दावा करते हैं, जहां वे सदियों से रहते आए हैं। विवाद के मुख्य बिंदु। भूमि विवाद। दोनों पक्ष एक ही भूमि पर अपना अधिकार मानते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक दावे। यहूदी और मुसलमान दोनों के लिए ये क्षेत्र धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। राजनीतिक और सैन्य संघर्ष। 1948 में इजराइल के गठन के बाद से कई युद्ध और हिंसक संघर्ष हुए हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का संघर्ष एक सदी से भी पुराना है, जिसकी जड़ें 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हैं। यहां इसकी पूरी कहानी चरण दर चरण बताई गई है। 1. ब्रिटिश राज और बाल्फोर घोषणा। 1917 से 1947। बाल्फोर घोषणा 1917 उदास स्माइली प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने बाल्फोर घोषणा जारी की। इसमें फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना का समर्थन किया गया। उस समय इस क्षेत्र में यहूदियों की आबादी बहुत कम थी और अरब बहुसंख्यक थे। ब्रिटिश मैंडेट 1920 से 1938 उदास स्माइली प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ओटोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो ब्रिटेन को फिलिस्तीन का प्रशासन मिला, जिसे ब्रिटिश मैंडेट कहा गया। इस दौरान यूरोप से बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन में आकर बसने लगे, जिससे यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। 2. इजराइल का गठन और 1948 का युद्ध। संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना 1947 उदास स्माइली ब्रिटेन ने बढ़ते तनाव को देखते हुए फिलिस्तीन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया। संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन योजना प्रस्तावित की, जिसमें इस क्षेत्र को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांटने का प्रस्ताव था। यहूदियों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरबों ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। इजराइल का गठन 1948 उदास स्माइली 14 मई 1948 को ब्रिटिश मैंडेट समाप्त होते ही इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके तुरंत बाद मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस युद्ध को 1948 बिजराइली युद्ध या इजराइल के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। युद्ध का परिणाम। युद्ध में इजराइल की जीत हुई और उसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र से कहीं अधिक भूमि पर नियंत्रण कर लिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी अपने घरों से विस्थापित हुए, जिसे नकबा, विब्दा कहा जाता है। गाजा पट्टी मिस्र के नियंत्रण में आ गई और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया। 3. बाद के युद्ध और कब्जे। 6 दिवसीय युद्ध 1967 उदास स्माइली 1967 में इजराइल और पड़ोसी अरब देशों के बीच एक और बड़ा युद्ध हुआ। इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों में ही गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, गोलान हाइट्स और सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद गाजा और वेस्ट बैंक पर इजराइल का सैन्य कब्जा शुरू हो गया। योम किप्पुर युद्ध 1973 उदास स्माइली मिस्र और सीरिया ने 1973 में इजराइल पर अचानक हमला करके 1967 के युद्ध में खोए हुए क्षेत्रों को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। 4. इंतिफादा और शांति प्रक्रिया। प्रथम इंतिफादा 1987 से 1993 उदास स्माइली गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोगों ने इजरायली कब्जे के विरोध में एक बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू किया, जिसे इंतिफादा, अरबी में विद्रोह या उठना कहा जाता है। ये विरोध प्रदर्शन, हड़तालों और पथराव के रूप में था। ओस्लो समझौता 1993 उदास स्माइली इंतिफादा के बाद इजराइल और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के बीच ऐतिहासिक ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते का उद्देश्य वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में एक फिलिस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना करके चरणबद्ध तरीके से फिलिस्तीनी स्वशासन लाना था।
ये संघर्ष अभी भी जारी है और 21वीं सदी में भी कई हिंसक घटनाएं और शांति वार्ताएं हुई है। 21वीं सदी की शुरुआत से लेकर आज तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष कई उतार चढ़ावों से गुजरा है। इस दौरान कई युद्ध, शांति वार्ताएं और प्रमुख राजनीतिक बदलाव हुए हैं। द्वितीय इंतिफादा 2000 से 2005। द्वितीय इंतिफादा, जिसे अल-अक्सा इंतिफादा के नाम से भी जाना जाता है, सितंबर 2000 में शुरू हुआ। इसकी शुरुआत तब हुई जब इजरायली विपक्षी नेता एरियल शेरोन ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद परिसर का दौरा किया। इस दौरे को फिलिस्तीनियों ने एक बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई माना, जिससे विरोध प्रदर्शन और हिंसक झड़पें शुरू हो गई। ये इंतिफादा 1980 के दशक के पहले इंतिफादा से कहीं अधिक हिंसक था। इसमें आत्मघाती बम धमाके और सशस्त्र हमलों का व्यापक इस्तेमाल हुआ। इसके जवाब में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन चलाए। इस दौरान इजराइल ने वेस्ट बैंक बैरियर, सुरक्षा दीवार, का निर्माण शुरू किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अक्सर अवैध बताया है। गाजा से इजराइल का हटना और हमास का उदय 2005 से 2007। गाजा से वापसी 2005 उदास्माइली 2005 में इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने गाजा पट्टी से सभी इजरायली सैनिकों और यहूदी बस्तियों को एकतरफा रूप से हटा लिया। उनका मानना था कि इससे इजराइल की सुरक्षा बढ़ेगी। हमास का उदय 2006 से 2007 उदास्माइली इजराइल के हटने के बाद 2006 में गाजा में चुनाव हुए, जिसमें हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण में बहुमत हासिल कर लिया। 2007 में हमास और प्रतिद्वंद्वी फतह गुट के बीच हिंसक संघर्ष हुआ, जिसके बाद हमास ने गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया, जबकि फतह ने वेस्ट बैंक का शासन जारी रखा। इसके बाद इजराइल और मिस्र ने गाजा पर कठोर नाकेबंदी, ब्लॉकेड, लगा दी, जो अभी भी जारी है। गाजा में लगातार संघर्ष और वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार। हमास के नियंत्रण में आने के बाद गाजा और इजराइल के बीच कई बड़े सैन्य संघर्ष हुए, जिनमें प्रमुख है ऑपरेशन कास्ट लीड 2008 से 2009, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस 2012, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज 2014। वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार। इस पूरी अवधि में वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का निर्माण लगातार जारी रहा। ये बस्तियां, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है, दो राष्ट्र समाधान, 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए एक बड़ी बाधा मानी जाती है। हालिया घटनाक्रम अक्टूबर 2023 से अब तक। 7 अक्टूबर 2023 का हमला। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा से इजराइल पर एक बड़ा और समन्वित हमला किया। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए और लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। इजराइल की जवाबी कार्रवाई। इस हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर हवाई हमले और जमीनी सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य हमास को खत्म करना, बंधकों को छुड़ाना और इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये संघर्ष अभी भी जारी है और इसने पूरे क्षेत्र में एक गंभीर मानवीय संकट पैदा कर दिया है। वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का विस्तार इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का एक प्रमुख और विवादास्पद मुद्दा है। ये बस्तियां, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है, 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के बाद वेस्ट बैंक पर इजराइल के कब्जे के बाद से लगातार बढ़ रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियां क्या है? वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में बनाई गई ये बस्तियां ऐसे समुदाय हैं जहां इजरायली नागरिक रहते हैं। ये बस्तियां इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाहर स्थित है। इन बस्तियों का निर्माण अक्सर कृषि भूमि पर किया जाता है या फिर फिलिस्तीनी समुदायों के पास के क्षेत्रों में होता है, जिससे फिलिस्तीनियों और बसने वालों सेटलर्स के बीच तनाव और संघर्ष बढ़ता है। विवाद का कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून। संयुक्त राष्ट्र और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानते हैं। चौथे जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार
एक कब्जे वाली शक्ति, ऑक्यूपाइंग पावर, अपनी आबादी को कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानांतरित नहीं कर सकती। हालांकि इजराइल इस नियम को लागू नहीं मानता, क्योंकि वो वेस्ट बैंक को कब्जे वाला क्षेत्र नहीं, बल्कि विवादित क्षेत्र मानता है। दो राष्ट्र समाधान पर प्रभाव। इन बस्तियों के लगातार विस्तार से एक स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की संभावना कम हो जाती है। बस्तियां फिलिस्तीनी भूमि को टुकड़ों में बांट देती है, जिससे एक अखंड राज्य बनाना मुश्किल हो जाता है। दैनिक जीवन पर प्रभाव। बस्तियों के निर्माण और उन्हें जोड़ने वाली सड़कों के कारण फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर गंभीर प्रतिबंध लग जाते हैं। अक्सर उन्हें चौकियों, चेकपॉइंट्स और सैन्य नियंत्रणों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। बस्तियों का इतिहास और विस्तार। 1967 के बाद की शुरुआत। 6 दिवसीय युद्ध के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक के सैन्य कब्जे के साथ ही वहां बस्तियां बनाना शुरू किया। शुरुआती बस्तियों को सुरक्षा कारणों से स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इन्हें धार्मिक और वैचारिक कारणों से भी बढ़ाया गया। आबादी में वृद्धि। इन बस्तियों में रहने वाले इजरायली नागरिकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 1980 के दशक में जहां ये संख्या कुछ हजार थी, वहीं आज वेस्ट बैंक में 4.5 लाख से अधिक और पूर्वी यरूशलेम में 2.3 लाख से अधिक बसने वाले हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के बारे में विभिन्न सरकारों का दृष्टिकोण बहुत अलग है, जो अक्सर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर उनकी समग्र स्थिति को दर्शाता है। इजराइल सरकार का दृष्टिकोण। इजराइल की सरकार इन बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में नहीं देखती है। वे उन्हें विवादित क्षेत्र मानते हैं, न कि कब्जे वाले क्षेत्र। उनका तर्क है कि 1967 के युद्ध में ये भूमि किसी संप्रभु देश से नहीं छीनी गई थी। इसके अलावा कई इजरायली लोगों का मानना है कि इस भूमि पर उनका धार्मिक और ऐतिहासिक अधिकार है, जो उनके लिए इजराइल का अभिन्न अंग है। वर्तमान इजरायली सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में, बस्तियों के विस्तार को अपनी नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है और यहां तक कि फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को भी नकारती है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण का दृष्टिकोण। फिलिस्तीनी प्राधिकरण इन बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से अवैध मानता है। उनका मानना है कि ये बस्तियां उनकी संप्रभुता का उल्लंघन करती हैं और भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य के गठन को भौगोलिक रूप से असंभव बनाती है। फिलिस्तीनी नेतृत्व लगातार इन बस्तियों के निर्माण को रोकने की मांग करता है, जिसे वे शांति प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। फिलिस्तीनियों का तर्क है कि ये बस्तियां उनकी जमीन और संसाधनों को छीनती है और उनके जीवन को मुश्किल बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दृष्टिकोण। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कई प्रस्ताव पारित किए हैं, जिनमें से एक वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार भी है, जो इन बस्तियों को अवैध बताता है और इजराइल से उनके विस्तार को तुरंत बंद करने का आग्रह करता है। वे बस्तियों को दो राष्ट्र समाधान की संभावना को नष्ट करने वाला मानते हैं। यूरोपीय संघ जैसे निकाय इन बस्तियों से आने वाले उत्पादों को इजराइल के अंदर उत्पादित वस्तुओं से अलग लेबल करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण। अमेरिका का रुख समय समय पर बदलता रहा है। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका ने इन बस्तियों को शांति के लिए बाधा माना है। हालांकि कुछ अमेरिकी प्रशासन ने इजराइल के पक्ष में नरम रुख अपनाया। उदाहरण के लिए, ट्रंप प्रशासन ने इन बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत नहीं माना, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने फिर से इस नीति को पलट दिया और बस्तियों का विरोध करना शुरू कर दिया।